जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। क्या करना है जी अब आपने? पेपर पास करना है या पेपर फेल करके अगली बार पास करना है? पेपर पास करना है। तो पेपर पास करना है तो फिर आपकी खिदमत में एक तावीज़ जो है वो पेश किया जा रहा है। ठीक है जी। तो क्लास के लेक्चर के अलावा आपने कम से कम 2 घंटे सीएमए को रोज़ देने हैं। कितने घंटे? ये थोड़े ज़्यादा हैं, 1.5 से भी काम चलता है, लेकिन 2 कहूँगा तो शायद 1.5 देंगे। दूसरी बात, ये सिर्फ सीएमए के लिए नहीं है, ये आपके हर सब्जेक्ट के लिए है। आपने 2 पेपर रखे हुए हैं तो 3 घंटे से 4 घंटे घर पे क्लासेस के अलावा। आपने 3 पेपर्स रखे हुए हैं तो अब ये हंसने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देख के मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा दिल ही दिल में मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसी अटैम्प्ट में ये पास करना है तो ये ज़रूरी है। आखिरी दिन तक 1.5 घंटा फ़ी पर्चा देते रहो, रोज़ाना क्लास में आते रहो और हर टेस्ट में बैठते रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई और मसला ना हो, अल्लाह ना करे, बीमारी है, 100 मसले मसाइल परेशानी बन जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तो बस ये काम काफ़ी है कि आप 1.5 से 2 घंटे रोज़ाना हर पर्चे को दे रहे हो, जितने पर्चे आपने रखे हुए हैं। रोज़ाना क्लास में आ रहे हो और वीकली टेस्ट दे रहे हो तो इंशाअल्लाह आप लाजमी पास हो गए। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? एट लीस्ट, ज़्यादा नहीं हो गया, एट लीस्ट 2 आवर्स लिख दूँ या 1.5 लिखूँ? 2 आवर्स दे लोगे रोज़ाना? ये फिर वादा करना है आज, मैं इसलिए 1.5 आवर कर रहा हूँ। एटलीस्ट 1 पॉइंट, लेकिन अब इससे नीचे नहीं। ठीक है, इससे नीचे फिर मौत है, मौत। ओके, एटलीस्ट 1.5 आवर्स अदर देन। बाकी पर्चे भी तो पढ़ने हैं, वो भी तो पास करने हैं। सीएमए सिर्फ सीए नहीं है, FAR 1 भी है, टैक्स भी है, बी लॉ भी है, पता नहीं क्या क्या रखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो सब हैं, तो हर एक को 1.5 घंटा देना है आपने। ठीक है, हर एक। और किसी दिन किसी का काम ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा टाइम भी दे देंगे तो कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कोई मतलब गुनाह नहीं है। ठीक है, अदर देन क्लास लेक्चर। और क्या करेंगे जी, और क्या करेंगे आप? अभी तक तो सर वो वाला मोड चल रहा है। कवर करेंगे इंशाल्लाह हम होल सिलेबस। ये हम का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि मसला क्या है, मैंने तो पूरा सिलेबस करा देना है। ठीक है, आप लोगों ने पूरा करना ही नहीं, तो ये काम आपने करना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्हीं के अंदर ही प्रैक्टिस को हमेशा क्या करेंगे? हाँ, प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, टाइम को मैनेज करना सीखना है। अच्छा, ये डेली रूटीन के अंदर भी इसको मैनेज करना सीखें ज़िंदगी के अंदर। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तो मोड चल रहा है ना वो वाला, रोज़ का काम रोज़ करेंगे, रोज़ का काम रोज़ करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, हर टेस्ट ईमानदारी से देंगे। तो एक हफ्ता 10 दिन तो ये मोड चलता है ना। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि ये आप ये वाला मोड ना सिर्फ आप लेकर चले जाएं 28 फरवरी तक। हाँ ठीक है, 31 जनवरी पे क्लासेस ख़त्म होंगी तो आखिरी महीना भी तो है। उस आखिरी महीने के अंदर भी तो अच्छे खासे न्यूटन आइंस्टाइन जो हैं वो फेल होके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। अब चलें यार, अब पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे ख्याल से थोड़ी सी। ठीक है ना, अगर आप गौर करें ना तो ये असल में, ये असल वाला तो नहीं ना, ये तो मैंने सिर्फ सिलेबस की आउटलाइन बीच में से निकाली है। ठीक है ना, असल सिलेबस अगर आप देखें, मैंने खोला तो था इधर, ये अगर आप गौर फरमाएं, अगर आप गौर फरमा लेते हैं तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर का पर्पस क्या है? प्रिपेयर करें, अकाउंट फॉर करें, रिकॉर्ड करें, कैंसल करें, अच्छा रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें, किसको? प्रोडक्शन कॉस्ट को, और फिर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है, तो ये आई के अपने सिलेबस के अंदर लिखो। मैंने कहा जरा वैसे ही दिखा दूं कि मैंने अभी पर्पस लिखना है तो आपने कहना ओ बड़ी मुश्किल बात होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ। मैंने आज आपको कहा है, मैंने आपको पढ़ाना नहीं है। आज मैंने कहा है मैंने आपको नहीं पढ़ाना, इंट्रोडक्शन हो रहा है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने इंट्रोडक्शन ये नहीं लिया कि भाई आपका नाम क्या है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपने मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से या फलां जगह से जो है वो पास की, आला तालीम के लिए कहाँ गए, ऐसी बातें नहीं की हैं। इंट्रोडक्शन चल रहा है, पर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन चल रहा है। थोड़ा सा हम जो है वो कंफर्टेबल हो जाएं, ज़रा देख लें है क्या चीज़। ठीक है, तो पढ़ाना थोड़ा ही आपको, मैं पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आज हमने।
तो पर्पस क्या है जी? इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट अभी भी आपको पढ़ाया, क्या क्या लिखा हुआ था? कोई ऐसा बच्चा जो रिकॉल कर ले, मैंने सिर्फ एक बार पढ़ाया है, कोई बच्चा? प्रिपेयर अकाउंट फॉर, मुझे तो भूल गया, मेरे तो इतने दिमाग है जी। रिकॉर्ड, प्रिपेयर अकाउंट फॉर रिकॉर्ड, रिपोर्ट, और कुछ है? प्रिपेयर अकाउंट फॉर रिकॉर्ड रिपोर्ट। सुभान अल्लाह। किस चीज को? प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट कह लो या प्रोडक्शन कॉस्ट कह लो, एक ही बात होती, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए ये 4 काम करना, ये इसका पर्पस है। क्यों कर रहे हैं ये प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए ये सारे काम? ताकि हम मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग कर सकें। असल तो बात भी यही है, ठीक है? असल तो मामला भी यही है। ओके, तो पर्पस क्या था जी? क्या क्या पर्पस निकला जी? प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट कह लें, ठीक है? प्रोडक्ट कॉस्ट को दोबारा बोलो, मैं तो भूल गया हूं, दोबारा बोलो। प्रिपेयर करना, अकाउंट फॉर करना। ये कैसा अकाउंट फॉर है? अच्छा, अकाउंट फॉर, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है जी? क्यों? ताकि आप मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग कर सकें। मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। दिल मेरा ये है, सच्ची पूछो तो, पढ़ाना तो नहीं है आपको, चलो कोई मार्कअप मार्जिन रिवाइज करा के भेज दूँ, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ कुछ है, कोई डेफिनेशन तो बता दूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है फाइनेंशियल अकाउंट, ऐसे दिल कर रहा है, पढ़ाना नहीं, पहले बता दिया, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारा पर्पज़ है, ठीक है? अब थोड़ी सी बात मैंने कही थी, मुझे याद आ गया कि आपको प्रीवियस नॉलेज कौन सा चाहिए होगा, कितना को यूज़ होना है, ये ज़रा आप लोगों को ऐसे ही मसला रहता है। कॉन्फिडेंट रहना है आपने, दिलेरी या बदलेरी, और कुछ भी नहीं है। बुज़दिल जो होता है ना, बुज़दिल, बकरी के दिल वाला, हाँ, तो वो बुज़दिल होता है या होती है, वो उसके लिए ये पर्चा नहीं है। दिलेर होना चाहिए आप लोगों को, कुछ भी नहीं होता। मैक्सिमम क्या हो सकता है? फेल, ये मैक्सिमम है, वो भी नहीं होंगे इंशाल्लाह अगर आपने इस चीज़ को दिल से निकाल दिया तो। ये खौफ जो है ना, कई बच्चे ऐसे जो कहते हैं पर्चा शुरू होने से पहले हम फेल हो चुके थे, पता नहीं क्या मसला है। मैं आपको लिटरली, मैं आप सही बात कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा, ये जो एग्ज़ाम टेक्निक है ना, ये हमारी चलेंगी, ये नहीं है ये हम रोज़ यही काम कर रहे होंगे। यकीन करें, आप बच्चों को यही बात समझ नहीं आती है कि एक बात गलत हो गई तो आगे उसके नंबर नहीं कटते, उस्ताद कह के थक गया। मैं आपको अर्ज़ किया कि आप मेरे साथ चलें, आई कैप ले जाता हूँ आपको उनसे, मैं एग्जामिनर से या उनसे जो है वो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वालों से, उनसे आपकी बात आमने सामने बिठा देता हूँ, आप उनसे पूछ लें कि एक तो आई कैप ये चाहता है कि आप सारे पास हों, ये सच्ची बात कर रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि पास हो। बच्चे जो आते हैं ना मेरे पास, आते हैं सर 48 पे रह गया, तो मैं उन्हें कहता होता हूँ बेटा 44 से 48 पे वो खींच के ले गए हैं आपको, क्योंकि आई कैप ने बिल्कुल ये क्लियर बात बताई हुई है कि वो मॉडरेशन की तरफ जाते हैं। जब बच्चा 44 45 पे आता है तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसके कहीं नंबर बढ़ते हैं। अब होंगे तभी देंगे ना, ये थोड़ा ही है कि एजाजी नंबर 4-5 दे दें। कोशिश करते हैं कहीं से कोई मिस तो नहीं हो गया, कोई नंबर कोई देखें, कोशिश करें किसी तरह से ये बच्चा पास हो जाए, ये निकल जाए आगे। लेकिन आप लोग उसको, आप समझते हैं कि शायद वो फेल करने के लिए बैठे, ऐसा कुछ नहीं। तो कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स तो कटते नहीं हैं, जहां पे गलती हुई उसी के मार्क्स कटे हैं। तो जो लगा रहता है, जो करता रहता है, उसको मार्क्स मिलते भी हैं। जिसने पढ़ा होता है, पूरा सेशन कोई छुट्टी नहीं की होती, टेस्ट दिए होते हैं, उसको पता होता है कि टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, तो जब उसके सामने सवाल आता है ना, सारा सवाल सही ना भी हो तो वो पासिंग मार्क्स भी लेता है, और हर सवाल में से पासिंग मार्क्स लेता है तो उसका पर्चा भी पास हो जाता है, ठीक है? तो अच्छा खैर चलें, तो प्रीवियस नॉलेज जिससे आपको डर लगता है जी, पता नहीं जी इंट्रो से आए हैं, हमें क्या मसला मतलब हो सकता है, क्या चाहिए होगा, बच्चों को डराया होता है जी। कुछ लोग कहते हैं आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई तो आप CMA नहीं कर सकते। आप तो FR1 वालों को कहते हैं यार कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई तो आपको बता देते हैं जो करना है कर लेंगे। ऐसी कोई एग्जामिशन लेके ही आते हैं ना बच्चे, एग्जामिशन वाले ही होते हैं, इसी वजह से तो एग्जामिशन वाले क्यों एग्जामिशन लेके आते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। मैं कहता है यार कर लेंगे अकाउंटिंग। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बच्चे डरे होते हैं कि पता नहीं कौन सा PRC का, हमें कुछ भी मसला नहीं है। प्रीवियस नॉलेज जो मुझे चाहिए आपसे, अगर QM की बात करें तो लो जी QM खुल गई जी। और भाई कोई QM नहीं, मुझे कोई QM आती है? मुझे कोई QM नहीं आती, मुझे क्या पता किस ज़माने में पढ़ी थी, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो उसमें से हमने चीज़ें यूज़ करनी है वो क्या है, मार्कअप मार्जिन का नाम सुना हुआ है, हाँ बा वो यूज़ करना है। अब QM का है, अब क्या करें, प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन, ये मेरे दिल है कि करवा दूँ,
मतलब पढ़ाना थोड़ा ही है, तो मैं प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन हो गया, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, इक्वेशंस कुछ याद होंगी आपको, यानी कि क्यूएम में भी बस बड़ा लिमिटेड सा एक एरिया होता था, इसको क्या कहते थे, क्या कहते थे आप इस एरिया को, जिसमें ये इक्वेशंस वगैरह होती थी, ठीक है। तो ट्रिग्नो पता नहीं क्या, नहीं छोड़ो बहरहाल जो भी है, सिंपल जो मुझे चाहिए बता रहा हूँ, सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई या क्वाड्रेट साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी शायद हाँ एक आधी दफ़ा जाके एफओएच के चैप्टर में कहीं पे यूज़ हो जाए, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है वहाँ पे। नहीं बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं क्यूएम से, सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई। सर ये तो हमें पता ही नहीं क्या चीज़ें होती हैं, हमने क्यूएम पास तो किया है, ये क्या है हमें नहीं पता, ये तो हमने चॉइस में छोड़ा था। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो भी परेशान ना हो। ये जितनी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जिनके पास ये नॉलेज है उनके लिए तो ये प्लस है कि उनको ज़रा जल्दी समझ आ जाएगी। जिनके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है उनके लिए इंशाल्लाह ये बेसिक्स हैं, हम ये काम करेंगे, हम सब इंशाल्लाह ये सारा काम करके ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे भी कोई इक्वेशन बनानी होगी, वो रेशोज हैं, प्रोपोर्शन है, परसेंटेजेस हैं, मार्कअप मार्जिन है, ये सब सिखाऊंगा, ऐसे नहीं चलेंगे हम, ठीक है। आपने जो सीखा हुआ है वो आप अपने पास रखें, आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। मैंने तो सब बच्चों को एक साथ ही लेकर चलना है, जिसने इनका नाम भी नहीं सुना होगा वो भी इंशाल्लाह उसी हिसाब से सीखेंगे जैसे दूसरे सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है उस डिटेल में जाके जैसे क्यूएम में सीखा होगा वो तो नहीं हो सकता, हाँ गुजारा करेंगे इंशाल्लाह जितना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को क्या कहते हैं आप, I2A क्या करते हैं, ITA कहते हैं, नहीं वो तो ITA तो और होता है ना, I2A है, ये सही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कह लेते हैं, इससे अच्छा था, I2A तक A to I होता, चलो फिर ABCDEFGHI, ये क्या हुआ I2A, दो लफ्ज वो भी उल्टे, CA, चलो AC होता। अच्छा सॉरी, तो अच्छा भाई इंट्रो में से आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हाँ आपको पता होना चाहिए एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है और एक्सपेंस क्या होता है, बस इतना को पता हो, इतना तो पता होना चाहिए इंट्रो से, ठीक है। एसेट है, प्लांट को एसेट कहते हैं जी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बिल आ गया, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं, अच्छा रेवेन्यू है, सेल है, इसको इनकम कहते हैं, इतना को पता होना चाहिए। लोन है, बैंक से लोन लिया है, एक लायबिलिटी है, इतने तो पता है ना। चलो, और आज सिर्फ आपके गपशप मैंने बताया, ठीक है ना, आपको सिर्फ रिलैक्स कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस रोज़ आना मुश्किल है और 1.5 घंटा घर पे रोज़ देना, ईमानदारी से, बगैर मोबाइल लेस होकर वो 1.5 घंटा देना है। वरना अगर मोबाइल के साथ करना है तो 3 घंटे लिख लो अभी, उसके साथ 4 भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, ठीक है। हाँ, अगर मोबाइल को साइड पे रख दोगे तो 1.5 घंटा बहुत है, तो रोज़ाना 1.5 घंटा घर पे, 1.5 घंटा लेक्चर का और हफ्ते का एक टेस्ट, बस और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। इतना तो पता है ना इंट्रो का। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ना बताओ, वो है क्या बोला यहाँ से, कोई कुछ तो बोला है, सही बोला था जिसने बोला था, हाँ किसने बोला, हाँ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए, पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, उसके लिए अलग क्लास कर लेंगे, ठीक है ना, अलग से आपकी क्लास रखेंगे। और इतना का पता होना चाहिए, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़े तो, और अगर इनकम बढ़े तो, और अगर एसेट कम हो तो, और अगर एक्सपेंस बढ़े तो, और अगर लायबिलिटी कम हो तो, थोड़ा जंग लगा हुआ लगता है ना। चलें बस इतना को पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए आपको। बहुत मुश्किल है सर ये तो, हम कैसे ये देखेंगे, हमें तो याद ही नहीं है कुछ। और जो बच्चे FAR 1 दे के बैठे हैं वो तो चुप करके बैठे रहे। तो अब ये भी कर, कितने बच्चों ने FAR 1 का पर्चा दिया है इस दफ़ा, दिया है, दोबारा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, हाइब्रिड वाले तुम क्लास में नहीं हो आप लोग, जब मैं बोलता हूँ बाद हाथ क्यों नहीं खड़ा करते, कैसा हुआ पेपर, हो जाओगे पास इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कैसे करते हैं और उसको लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए।
थोड़ा सा आइडिया हो तो काम चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी एक दो टॉपिक्स के अंदर जाके जनरल एंट्रीज वो मांगता है, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जनरल एंट्रीज मांगता है, जैसे जॉब ऑर्डर एफओएच के चैप्टर में भी मांग लेता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी मांगता है, एंट्रीज मांगता है। और फिर उसको लेजर में पोस्ट करना हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर है, इस तरह से हम लेजर्स भी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री कैसे होती है। बाकी ये कोई नहीं कि वो इंट्रो की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होंगे आपसे, वो बैड डाउटफुल डेट की तरफ यहाँ पे एंट्रीज करने लगे, नहीं, टॉपिक्स इसके होंगे, वो पता होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट, वो एक्सपेंस पे किया कैश में, अब इतना पता हो आपको कि उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग, क्योंकि कुछ जगह लेजर्स बनते हैं, ठीक है। पोस्टिंग इनटू लेजर्स, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में लेजर्स बनेंगे और प्रोसेस कॉस्टिंग में लेजर्स बनेंगे, ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट बाय पोस्टिंग इनटू लेजर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बस इतना ही है, काफ़ी है। तो पर्पस सामने आ गया आपके, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस नॉलेज जितना मुझे चाहिए वो आपके सामने आ गया, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं जिनको मैं छेड़ सकता हूं इस वक्त, तो मेरे ख्याल में पहला दिन है, तीन चीज़ें बल्कि छेड़ सकता हूं मैं, पार्डन। पहली चीज़ है डेफिनेशन थोड़ी सी देख ली जाए, दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप करके आए या कर रहे होंगे FAR 1 में और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। दूसरी चीज़ कॉस्ट की कितनी किस्में होती हैं, और तीसरी चीज़ वो मार्कअप मार्जिन रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। तो मैं आपके मशवरे से, जो आपके दिल में आ रही है, मेरे दिल में भी अल्लाह वही डाल रहे होते हैं, तो मैं आपका मशवरा मेरे ऊपर जो अल्लाह पाक खोल रहे होते हैं उससे मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ आपके मशवरे से कि हम ऐसा करते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कल पे ले जाते हैं, आज ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों अकाउंटिंग्स के अंदर, और फिर और कुछ नहीं, ज़रा ऐसे ही वो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा एपिटाइज़र के तौर पे मार्कअप मार्जिन रिवाइज कर लेते हैं। आप भूले पड़े होंगे ऐसे ही हैं, तो मार्कअप मार्जिन यूज़ तो होना ही है, चलो हल्का फुल्का बेसिक्स में कुछ आज पता तो लगे कि हमने बेसिक्स से शुरू की हैं, ठीक है। क्या ख्याल है, ठीक है, करें शुरू, बिस्मिल्लाह कर दें। फिर ये सब पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, अब कल ही पढ़ाऊंगा, तरतीब से इसको लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये डिफरेंसेस आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी लिस्टें किताबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। अगर कोई एक दो नंबर का आपसे पूछ ले वो, ठीक है, कभी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बताता जाता हूँ, फिर पढ़ते जाइएगा। जो बच्चे FAR 2 पढ़ रहे हैं अभी, या जो अब FAR 1 पढ़ रहे हैं उसके बाद FAR 2 पढ़ेंगे, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, तो वो ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। एक ख़ास हद तक कैपिटल रखने वाली जो कंपनी होती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना भी ज़रूरी होता है, उसको ऑडिट कराना भी ज़रूरी होता है, और फिर वही कैपिटल की बेस पे लॉ ने कहीं पे लिमिट लगाई हुई है कि ऑडिटर जो है, इतनी बड़ी कंपनी हो तो ऑडिटर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन जो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है। ये बेसिकली सेठ साहब के लिए अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। ये सेठ साहब इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, पर्पस क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, क्या पर्पस दिखाया यहाँ पे, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, सारी गेम इसके आसपास घूमेगी पूरे CMA के अंदर। प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसकी अकाउंटिंग कर रहे होंगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं, ताकि सेठ साहब उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग कर सके। सारी डिसीजन मेकिंग इसी के आसपास घूमेगी। तो ये बेसिकली ये सेठ साहब के लिए अकाउंटिंग करते हैं आप। सेठ साहब इसमें इंटरेस्टेड है कि मैं अगर ये पेन बनाकर बेच रहा हूँ तो ये एक पेन मेरा कितने का बनता है, फिर उसको मैं कितना प्रॉफिट रख के बेच रहा हूँ, कौन कौन से खर्चे मेरे इसमें कवर होते हैं, कितना प्रॉफिट आए तो कितनी कॉस्ट हो तो कितना प्रॉफिट आएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी चल रही होती हैं। तो बेसिकली ये किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, अपने सेठ साहब के लिए, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए, ठीक है। इस AC को भाई कुछ कर दें, ठीक है, इस AC को कुछ कर दें, 23 पे कर दें इसको,
बच्चे ठर रहे हैं, बल्कि एक बंद कर दें, मौसम बड़ा गड़बड़ हुआ है, बीमार ना कर देना इन्होंने। ये तो कुछ किसी ने बीमारी से छुट्टी की थी ना, फिर देखना तुम। मैं उनको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। सीधी लग ली है। ये बंद कर दो यार, एक वो 23 पे कर दो जी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज ऑप्शनल एंड ओनली प्रोड्यूस्ड इफ बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सीड कॉस्ट इनकर्ड इन डिराइविंग इट। कहता है जी ये ऑप्शनल है और सिर्फ तभी ये किया जाता है काम अगर जितना खर्चा इसको इंफॉर्मेशन को बनाने पे आया है उससे आने वाला बेनिफिट इससे ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना कोई भी काम आप जब करते हैं तो। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ पास्ट को रिपोर्ट कर रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर के लिए नहीं होती। आप फॉर द ईयर एंडेड, अभी कौन सा महीना चल रहा है इस वक्त, सितंबर, तो 30 जून अगर ईयर एंड था तो फॉर द ईयर एंड 30 जून 2024 जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी आप जो है वो फरवरी मार्च 2024 में नहीं बनाते। 30 जून 2024 गुजरेगा, जुलाई अगस्त सितंबर में बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये पास्ट को रिपोर्ट करती है, जबकि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन मेकिंग कर ही किस लिए रहे हैं, पास्ट को नहीं रिपोर्ट करती है। पास्ट तो जो हुआ सो हुआ, ठीक है, हाँ उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग भी आप कर रहे होते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट रिपोर्ट करती है, जबकि ये कंसर्न है पास्ट से भी और फ्यूचर से। पास्ट तो है ना, आपके सामने आ गया, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर है। क्या करते हैं आप पीरियड के स्टार्ट में एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जी एक मेरे इस पेन के ऊपर इतना मटेरियल, इतनी लेबर, इतने ओवरहेड लगने चाहिए। अब जब पीरियड एंड आता है तो जो गुजर गया उसको आप उठाते हैं और जो स्टैंडर्ड बनाया होता है उससे कंपेयर करते हैं और निकालते हैं वेरिएंस। मटेरियल ज़्यादा क्यों लग गया जी, ख़राब निकला। लेबर क्यों ज़्यादा टाइम लगा गई, वेले बैठे रहे, 2 बंदे वहाँ बैठ के सिगरेट पीते रहते थे, काम करते नहीं थे, वेले। सुपरवाइजर खड़ा करो उनके ऊपर, ओवरहेड्स क्यों कम आ रहे हैं, वो जी वो असल में बिजली सस्ती होगी, मिसाल दे रहा हूँ। तो वेरिएंस के रीजंस निकालते हैं और फिर आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा जी आगे अब क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि ये बेहतरी आए। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर और पास्ट दोनों के साथ कंसर्न है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सिर्फ एक्सटर्नल यूजर्स यूज करते हैं। ठीक है, यूज बाय इंटरनल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप बनाते हैं ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। कौन सी जी, आप जब FAR 1 पढ़ के आए होंगे या जो आप पढ़ रहे हैं वो एंड पे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क के अंदर एक डेफिनेशन लिखी है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए खुद नहीं बना सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक तो कहेगा भाईजान इतने महीने का ज़रा मुझे अकाउंट्स बना के दो, कंपनी बना कर देगी लोन जो लेना है। लेकिन एक बेचारा शेयर होल्डर जिसने को 500-600 शेयर्स खरीद रखे हैं वो कंपनी को आगे गया चलो जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे दो 1 महीने की, बना देंगे? नहीं। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो अपने लिए खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स ही होते हैं, नॉर्मली मैनेजमेंट तो नहीं होती। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। और जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये तो सेठ साहब ही यूज़ करते हैं, ये तो बाहर वालों को बताते ही नहीं है। कभी भी गरी वाले आपको ये नहीं पता लगने देंगे कि एक गरी इनका बनता कितने का है। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग जो होती है, ये सारी अकाउंटिंग जो होती है ये इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर IFRS अप्लाई हो रहे हैं, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई IFRS, यही तो मसला है, यही तो बड़ी मुसीबत है जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, समझ नहीं आ रही। एक ही किताब के अंदर एक उस्ताद ने एक तरह से हल किया और दूसरे से, हम कहाँ जाएं। तो इसीलिए हमने हल ये निकाला कि चलो हम इसको भी फॉर्मेट्स बना देंगे। लेकिन मसला इसमें ये है कि ये बस जैसे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, हमारे बड़े करते आ रहे हैं, वैसे ही हम करते चले जा रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस हैं हमारे बुजुर्गों की कि इस तरह से काम करना है, उसी तरह से उन नॉर्म्स के हिसाब से करते आ रहे हैं। इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा अब इसको आप फ़ायदे की बात समझे, नुकसान की आपकी मर्जी। फिर ये एनुअली डिटेल्ड और सेमी एनुअली, ये क्वार्टरली समराइज जो है ये पब्लिश होती हैं, जबकि ये इवन डेली बेसिस के ऊपर भी रिपोर्ट्स बनवाई जा सकती हैं। नॉर्मली ये मंथली अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, और ये पब्लिश नहीं होते, ये सिर्फ प्रिपेयर करके अपने पास रखते हैं। पब्लिश सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हो रही होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, और इनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज़ ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, ये सब इसके पर्पसेस हैं। ठीक है, तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा मज़ीद, तो मेरे ख्याल में बहुत है। ये आपके सामने 5-6 लिखे हुए हैं, कोई 1-2 इनमें से जहन में रह जाएं तो काफ़ी हैं। एक दफ़ा फिर जब भी कभी रिवीजन करेंगे इसको एक नज़र डालेंगे
बस ये आपके जहन में रहने चाहिए, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बातें, बस जैसे यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन कर लेंगे, सिर्फ पास्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शनल को लिख देंगे, यहाँ पे फ्यूचर एज वेल एज पास्ट ऐसे अंडरलाइन करके रख लेंगे। जब भी कभी यहाँ सफ़े से गुजरेंगे सिर्फ इसके ऊपर एक नज़र पड़ेगी तो ये दिमाग के अंदर रहेंगे। इनमें से 2-3 भी जहन में रह जाए तो कभी पूछ ही लेता है, आपकी अच्छी किस्मत हो तो इतनी आसान बात पूछ ही लेता है, तो आप लिख सकेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखो मैं ये कॉस्ट की जो टाइप्स हैं इसकी तरफ लेके अगर जाऊँ ना आपको तो आप परेशान होंगे, ठीक है। इसलिए मैं फ़िलहाल आपको ये कह रहा हूँ कि आपने ज़रा इसको पढ़ना है घर पे, ठीक है। ये 3 चीज़ें, ठीक है, 2 डेफिनेशंस और तीसरा ये डिफरेंसेस पढ़ लेने हैं। उसके बाद बाकी थ्योरी को आप छोड़ें। अब मैं आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है। अब आप ऐसा कर लें, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 9 से शुरू हो रहे हैं। मेरा दिल है इनमें से ना कोई एक आधा सवाल करा के ना आपकी बुनियाद डालूं। मार्कअप मार्जिन करना तो है ही, वैसे लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है मैंने ये एंड पे कराया था बेसिक्स में, इसीलिए एंड पे ही पढ़ा होगा, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कहीं है, कहीं पे ये देखा ना। तो लास्ट टाइम एंड पे जाके मैंने मार्कअप मार्जिन कराया था बेसिक्स में जब ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन आज जब पता है आपको ये 5 मिनट बड़े कीमती हैं, ये अल्लाह ने मुझे दे दिए हैं, अगर तो मैं ये यूज़ कर लूँ। बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेशंस है प्रैक्टिस असल में, तो ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको ना एक बुनियाद आपकी बना देता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, टाइम है कम, पहली क्लास है, ठीक है। एक तो हम ज़रा डिसाइड कर लें कि हम शुरू क्लास कितने बजे किया करेंगे। अब इसको मैं बंद कर लूँ, फिजिकल वालों को कोई मसला होता है ना, ऑनलाइन वालों को क्या मसला, ठीक है। दूसरा 11:25 पे सर अदनान की क्लास शुरू होनी है ना, FAR 2। कितने बच्चे FAR 2 में जाने हैं यहाँ से? सारे ही तकरीबन, अच्छा आधे आधे हैं, ठीक है। फिर भी तो ठीक है जी, इसको ना यहीं पर रोकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये असाइनमेंट है आपकी, ठीक है। कैलकुलेशंस ही है ना परसेंटेजेस की, सिंपल कोई ऐसा मसला तो नहीं है ना हो, अल्लाह करे सिंपल, अल्लाह करे मसले वाली हों, अच्छी बात है। अगले दिन आओगे तो मसले हल करेंगे ना मिलके। तो मैं कल फिर इंशाल्लाह आपके साथ ये डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। हो सकता है स्टार्ट में यहीं से शुरू कर दूँ या टुवर्ड्स द एंड थोड़ी थ्योरी पढ़ाने के बाद ये करवा दूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप ये ट्राई करें खुद ही, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। टोटल सेल 620 है, कमीशन 92 है, कितना % है कमीशन सेल का, तो ऐसी परसेंटेजेस जो यूज़ होनी है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेजेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस है, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज़ हैं, अंग्रेज़ी समझ के आपने बनाना है, बहुत सिंपल है। लेकिन स्टिल मैं ये सारी आपको हथी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले करके आएंगे, और मैं कभी कभी चेक भी कर लेता होता हूँ। जिस दिन चेक करता हूँ उसी दिन आप लोगों ने नहीं किया होता होमवर्क। ऑडिट कर करके ना जब बंदा आर्टिकल्स में, तो नज़र ऑडिटर वाली बन जाती है, पता लग जाता है बंदे को कहाँ पे मसला है, किस दिन मसला है। तो हो सकता है मैं कल चेक कर लूँ, हो सकता है कल ना करूँ, हफ्ता भी ना करूँ, लेकिन जिस दिन चेक करूँ आमतौर पर उस दिन बच्चे पकड़े ज़रूर जाते हैं। तो मैं होमवर्क चेक भी कर लिया करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 20 आपने ट्राई करना है, मैं बाकी नहीं पढ़ा रहा, इंशाल्लाह मैं आपको ये कल खुद करवाऊँगा, ओके, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।